हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ दर्शन निरूपण। आज के लेक्चर में हम न्याय दर्शन कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले न्याय दर्शन, ठीक है, एक काफी काफी इंपॉर्टेंट दर्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रमेय, प्रमाण, ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्याय क्या क्या बताए हुए हैं न्याय दर्शन के। तो न्याय दर्शन को आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या एवं हेतु शास्त्र, इन सब नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है? अक्षपाद गौतम। ठीक है, बाकी बुक में दिया हुआ है कि अक्षपाद अलग हो भी सकते हैं, गौतम अलग है, ऐसा कुछ का मानना ऐसा है कि मतलब इनमें से जो कुछ है वो अक्षपाद ने इन्वेंट किया है, कुछ कहते हैं कि गौतम ने बोला है, बट कहीं पे भी इस चीज का प्रूव नहीं है कि अक्षपाद और गौतम अलग अलग है। तो प्रवर्तक आचार्य कौन है इनके? अक्षपाद गौतम, ऐसा बोला गया। ठीक है, ये न्याय दर्शन के बारे में पर्याय हो गए उनके और प्रवर्तक आचार्य हो गए। ठीक है, तो चलिए अब न्याय दर्शन का परिचय देखते हैं कि न्याय दर्शन के बारे में क्या बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, इससे पहले जो दर्शन पढ़ा आपने वो था वैशेषिक दर्शन। ठीक है, आपके वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन को तत्व शास्त्र बोला गया है। तत्व दर्शन या तत्व शास्त्र बोला गया है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोस्टली जो है वो फैक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तत्व। उसके बाद अगला है न्याय दर्शन। तो आपका जो न्याय दर्शन है उसको बोला गया है प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र। ठीक है, तर्क पे, तर्क मतलब पॉइंट्स बेसिकली। तो जो प्रमाण, प्रूव्ड या फिर तर्कों पर आधारित है, उन्हें क्या बोला गया है? उसे न्याय दर्शन, मतलब न्याय दर्शन को प्रमाण या तर्क दर्शन बोला गया है, तर्क शास्त्र बोला गया है। ठीक है, इसलिए उसका एक पर्याय भी अगर हमने देखा तो तर्क शास्त्र नाम से था, इसीलिए। ठीक है, और न्याय और वैशेषिक जो है वो एक दूसरे के पूरक शास्त्र कहे गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं न्याय और वैशेषिक जो है वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, काफी सिमिलर थॉट्स हैं, इसीलिए। तो ये इतना उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि न्याय दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है षोडश पदार्थ वर्णन। क्या होता है षोडश पदार्थ? षोडश मतलब 16, और पदार्थ में पहले ही बता चुकी हूँ, पदों का अर्थ बताने वाले। तो न्याय दर्शन ने जो पदार्थ हैं उनकी संख्या कितनी बताई है? षोडश, यानी 16 पदार्थ बताए हैं। ठीक है, कौन से हैं वो पदार्थ देखते हैं। सबसे पहले है प्रमाण, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रमाण कहे गए हैं। प्रमाण के बाद है प्रमेय। प्रमेय क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊंगी। प्रमाण, प्रमेय। उसके बाद है संशय, फिर है प्रयोजन, उसके बाद है दृष्टांत मतलब उदाहरण। ठीक है, फिर उसके बाद है सिद्धांत। सिद्धांत भी आप पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स में, मैंने पढ़ाया है। उसके बाद है अवयव, उसके बाद है तर्क, फिर उसके बाद दिया हुआ है निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, और लास्ट में है निग्रह स्थान। अब इनमें से मुझे नहीं लगता है कोई भी वर्ड आपको समझ में आएगा, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि ये पूरा पदार्थ जितना भी है उसमें सब चीजों का थोड़ा 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 आप आगे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट षोडश पदार्थ यानी पदार्थों की संख्या कितनी बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू में पूछेगा, इंटरनल्स में एमसीक्यू में पूछेगा, या हो सकता है कि आपको लॉन्ग टाइप में या शॉर्ट टाइप में ये परमाणु की संख्या पूछ ले। तो ये याद होने चाहिए। कैसे होंगे वो हम आगे ट्रिक्स देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि परमाणु की संख्या कितनी है? 16 बताई गई है, और वो पदार्थों की संख्या 16 बताई है, और वो 16 पदार्थ कौन से हैं ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, चलिए अब आगे समझते हैं कि प्रमाण कितने बताए हैं न्याय दर्शन ने। तो जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि अलग अलग दर्शनों ने प्रमाणों की संख्या अलग अलग मानी है, तो इस प्रकार जो न्याय दर्शन है उन्होंने भी प्रमाणों की जो संख्या है वो अलग अलग मानी है। ठीक है, तो कितने प्रकार के प्रमाण माने हैं? 4 प्रमाण माने हैं। कौन से माने गए हैं, मतलब किस किस से आपको ज्ञान हो सकता है, यथार्थ ज्ञान? तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष।
ठीक है। उसके बाद क्या है? अनुमान। ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान। उसके बाद है उपमान और शब्द। तो देखिए, प्रत्यक्ष आपको पता है कि जब आप चीजों को आंखों से देखते समझते हैं वो प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है। अनुमान मतलब जब आप अंदाजा लगाते हैं। शब्द यानी कि क्या? जो ज्ञानी मनुष्य थे या जो ज्ञानी जितने भी आचार्य रहे हैं उनके बातों को शब्द बोला गया है। उपमान क्या होता है? उपमान यानी किसी से तुलना करना। ठीक है। कंपैरिजन। तो बेसिकली उपमान प्रमाण क्या होता है? जब आप किसी को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं ना, कि मान लीजिए किसी के मुख की तुलना, आप कहते हैं कि वो चांद जैसा मुख है, तो वो कंपैरिजन जो होता है उसको बोला गया उपमान प्रमाण। मतलब आप जहां कहीं पे कंपैरिजन करके समझते हो। तो ऐसे 4 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया हुआ है। देखिए, अब आगे जो हम पढ़ना है वो है कि प्रमेयों का वर्णन कितना कहा गया है। तो वो शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रमेय कहते किसे हैं। ठीक है ना? तो जैसे आपने पढ़ा कि प्रमाण किसे कहा गया था? यथार्थ ज्ञान को। ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर्स में बार बार बताया कि प्रमाण किसे कहते हैं? यथार्थ ज्ञान, यानी जो फैक्ट है, किसी विषय का ज्ञान होना, उसे बोला, उसका जो माध्यम है, यथार्थ ज्ञान का जो साधन है, उसको प्रमाण बोला गया है, कि जिसके माध्यम से आपको ज्ञान होता है। तो प्रमेय क्या है? उस यथार्थ ज्ञान का विषय। यथार्थ ज्ञान का विषय। अब विषय मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन अगर करूं, तो मान लीजिए कि एक घड़ा रखा हुआ है। ठीक है। अब आपने अपनी आंखों से उस घड़े को देखा, तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। मतलब आंखों से आपने उसको देखा। अब देखने के बाद आपको ज्ञान क्या हुआ? कि ये घड़ा है। आपको पता चला ना उस चीज को देखने के बाद कि वो घड़ा है। तो वो जो टॉपिक आपको समझ में आया कि अच्छा इसे घड़ा कहते हैं या इसे घड़ा कहा गया है, वो प्रमेय है, यानी यथार्थ ज्ञान का विषय। तो जो घड़ा आपको समझ में आया ना, वो क्या है? आपका प्रमेय। तो इस प्रकार से प्रमेय क्या हुआ? प्रमाण क्या हुआ? यथार्थ ज्ञान का साधन, यानी किसी चीज के जानने की जरिया। और प्रमेय क्या हुआ? कि जो चीज आप जान रहे हैं वो क्या है एग्जैक्टली, वो विषय, वो टॉपिक, मतलब उसके बारे में समझना, तो वो प्रमेय हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन ने कितने प्रमेय माने हैं? 12 प्रमेयों का वर्णन किया है। तो वो 12 प्रमेय कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है आत्मा। ठीक है। उसके बाद शरीर। मतलब इन इन विषयों पे आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो वो प्रमेय हो गए। उसके बाद इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग। ठीक है। अगेन, अभी हो सकता है कि आपको काफी चीजें नहीं आ रही होंगी समझ में कि क्या बोला गया है क्या नहीं है, इनका अर्थ क्या होता है। तो आप जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना पदार्थ को, तो आप अपने आप समझते जाएंगे। पर अभी आपको क्या याद रखना है? प्रमेयों की संख्या। अगेन, ये एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछेगा वो कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेयों की संख्या कितनी बताई गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमेय 12 बताए हैं, षोडश पदार्थ बताए गए हैं। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए कि जो उन्होंने 12 प्रमेय बताए गए हैं, वो 12 प्रमेय कौन से हैं वो आपको याद होने चाहिए। षोडश पदार्थ आपको याद होने चाहिए। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला हमें क्या बताना है? सिद्धांत के भेद। तो सिद्धांत में पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इससे पहले सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत आर बेसिकली जो आपके साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड या जो साइंटिफिकली प्रूवन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोला गया है? सिद्धांत बोला गया है। ठीक है। तो इससे पहले भी हमने सिद्धांत के प्रकार पढ़े थे। तो जब हम 4 प्रकार के सिद्धांत पढ़े हैं ना, कौन से हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत। उसके बाद सर्वतंत्र यानी क्या? जो सब शास्त्रों में या सब आचार्यों ने जिसे स्वीकार किया है वो है सर्वतंत्र सिद्धांत। इसमें सब सेम हो। फिर उसके बाद क्या है? प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र में यानी हर आचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू या अपना जो मत है वो अलग है उस विषय पे, तो वो हुआ प्रतितंत्र। ठीक है ना? उसके बाद है अधिकरण सिद्धांत।
इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें मैंने सिद्धांत बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझाया है। और लास्ट है अभ्युपगम सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के सिद्धांत जो है वो न्याय दर्शन द्वारा दिए गए हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हेत्वाभास का वर्णन। तो हेत्वाभास समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हेतु क्या होता है, क्योंकि जैसे ही आप हेत्वाभास समझना चाहते हैं तो आपको हेत्वाभास समझने के लिए अपने आप हेतु और आभास इन 2 शब्दों से जो है ये शब्द बना है। तो आभास मतलब क्या होता है, मतलब जैसे किसी चीज का ऐसा एक रियलाइजेशन होना बट वो रियल में नहीं होती है ना। तो एक तरीके से फॉल्स रियलाइजेशन जब आप किसी चीज का करते हैं तो वो आभास मात्र होता है। ठीक है। तो हेत्वाभास समझना, सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका अगर टॉपिक अगर आप देखेंगे तो अनुमान प्रमाण का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है ये। तो अनुमान प्रमाण में तो हम इसे डेप्थ में पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि हेत्वाभास क्या है। तो समझिए, मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ पे से ऐसे आपने धुआं देखा। तो जब आप इस पहाड़ पे धुआं देखते हैं तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? आप अनुमान लगाएंगे इस विषय का कि पहाड़ पे धुआं उठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अग्नि है, आग है। ठीक है, ऐसा अंदाजा लगाएंगे। तो अब आपने अग्नि का अनुमान किसके माध्यम से किया? तो आपने जैसे ही आपने धुआं देखा तो आपने अंदाजा लगाया कि यहाँ धुआं उठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अग्नि है। तो उसे हेतु कहा गया है, मतलब जिसके माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं उसे बोला गया है हेतु। अगर आपका हेतु गलत है, मान लीजिए कि आपने दोष युक्त, फॉल्स हेतु या दोष युक्त आपने एक अपना हेतु लिया है, हेतु ही गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अनुमान गलत आएगा, तो उसे बोला गया है हेत्वाभास, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहते हैं कि अग्नि जो है वो शीतल है क्योंकि अग्नि द्रव्य है। तो जब आप कहते हैं अग्नि शीतल है तो आपने हेतु ही गलत ले लिया, तो वो हो गया हेत्वाभास, तो आपका अनुमान गलत आएगा। ठीक है। तो अब न्याय दर्शन अनुसार कितने प्रकार के हेत्वाभास बताए गए हैं? 5 प्रकार के। कौन से हैं? ये नाम अभी आप याद कर लीजिए और ये नंबर याद रख लीजिए। बाकी जब है आप अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे तो अपने आप सीखेंगे कि हेत्वाभास कितने प्रकार का है, हेतु क्या होता है, और सब चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? सव्यभिचार। उसके बाद है विरुद्ध। फिर है प्रकरण सम, इसे हम सत प्रतिपक्ष भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है साध्य सम, जिसे हम असिद्ध भी कहते हैं। ठीक है। और लास्ट है आपका कालातीत, जिसे हम बाधित भी कहते हैं। इसको अगेन डिफाइन जब हम करेंगे, जब हम अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे। ठीक है। तो 5 प्रकार के हेत्वाभास बताएंगे। अच्छा, अब छल क्या होता है? छल के 3 भेद बताए हैं न्याय दर्शन में। तो छल क्या होता है? छल यानी कि जब आप किसी विषय का या किसी के शब्द का गलत अर्थ उपयोग में लेते हैं, यानी गलत अर्थ समझते हैं, तो उससे छल बोला गया है। ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना याद रहा तो भी बहुत है कि छल के न्याय दर्शन अनुसार 3 भेद बताए गए हैं, इन 3 प्रकार बताए हैं। कौन से हैं? सबसे पहला है वाक छल। वाक छल यानी जब आप किसी के शब्दों का गलत अर्थ लेते हैं। ठीक है। जब आप शब्दों का ही गलत अर्थ लेते हैं तो वो हो गया वाक छल। उसके बाद है सामान्य छल। सामान्य छल यानी क्या होगा कि जब आप उस वाक्य के अर्थ का ही गलत अर्थ ले लेंगे, मतलब जो आपको समझना चाहिए था वो ना समझ के आप कुछ और ही समझ लेते हैं, तो वो हो गया सामान्य छल, जब आप अर्थ गलत समझते हैं सिर्फ। और उसके बाद है उपचार छल। उपचार छल यानी क्या होता है, मतलब जब हम किसी का मतलब कंपैरिजन में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लेकिन हम उसी को रियल मीनिंग ले लेते हैं। मैं वैसे समझाती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए मैं कहती हूँ कि तलवारें मैदान में आ गई। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तलवारें आती हैं क्या वास्तव में मैदान में लड़ने के लिए? नहीं ना। क्या आते हैं? सैनिक आते हैं। तो जब मैं कहती हूँ तलवारें मैदान में आ गई, तो मैं बेसिकली सैनिक कहना चाह रही हूँ। तो जब हम उसका लक्षणा, मतलब लक्षणा यानी होता है कि जब हम उसका जो मैं डिफरेंट मीनिंग लेना चाह रही थी वो ना समझ के उसका शाब्दिक अर्थ समझने लगते हैं ना, तो वो हो जाता है उपचार छल। इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, 3 प्रकार के छल याद रखेंगे तो भी मोर देन इनफ है कि न्याय दर्शन ने 3 प्रकार के छल बताए हैं, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ठीक है। अच्छा, अब क्या पढ़ना है हमें? पिठर पाकवाद। इससे पहले जो हमने पीलू पाकवाद पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। लेकिन पिठर पाकवाद में ऐसा नहीं होता। पिठर पाकवाद जो है वो न्याय दर्शन ने दिया है, और पिठर का अर्थ होता है पिंड। पिंड मतलब क्या? संपूर्ण द्रव्य, मतलब इंटायर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ये कहा था कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एटम्स का होता है,
ठीक है, लेकिन पिठरपाकवाद के अनुसार जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो एंटायर ऑब्जेक्ट का होता है, ना कि किसी एटम का। तो एटम्स के ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई करता है। पिटरपाकवाद के अनुसार देखिए क्या बोला न्याय दर्शन ने, मतलब समझिए कि जैसे आप घड़ा लेते हैं और घड़े में अगर आप समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो पिटरपाकवाद के अनुसार जो होगा वो, जो आपका संपूर्ण घड़ा है, उस पूरे घड़े में परिवर्तन होगा। ठीक है, ना कि सिर्फ उसके एटम्स में। तो ये हो गया पिठरपाकवाद, मतलब अ, परमाणुओं तक का कन्वर्जन वो नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कि संपूर्ण अवयवी, अवयवी यानी कि क्या, पूरा ऑब्जेक्ट, संपूर्ण अवयवी में परिवर्तन आता है। अवयव, अवयव यानी क्या, परमाणु यानी एटम। ठीक है, ये हो गया आपका पिठरपाकवाद, अपोजिट टू वेरी पीलूपाकवाद। उसके बाद है न्याय दर्शन और आयुर्वेद में सामान्यताएं क्या दी हुई हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स है जो न्याय और आयुर्वेद दोनों ने कॉमन मानी है। तो जो सिद्धांत है, हमने 4 प्रकार के पढ़े, उन सिद्धांत का वर्णन जो है वो आयुर्वेद में भी होता है और न्याय दर्शन दोनों में होता है। उसके बाद आयुर्वेद और न्याय दोनों ने ही छल का वर्णन किया है। जो हमने 3 प्रकार के छल पढ़े वो दोनों ने बताए हैं। उसके बाद जो भी प्रमाण बताए गए हैं, किसमें, जो हमने 4 प्रकार के प्रमाण पढ़े ना, उनका वर्णन भी आयुर्वेद में मिलता है। तो इस प्रकार से सिद्धांतों का वर्णन, छल का वर्णन और प्रमाण का वर्णन, ये ऐसे विषय हैं जो न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों में मिलने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हम षोडश पदार्थ पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था वाद, जल्प और वितंडा। ठीक है, इसका भी वर्णन जो है वो आयुर्वेद और न्याय दोनों ने किया है। यहाँ पे हमारा न्याय दर्शन कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक है जो नहीं आया समझ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उससे बेटर एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। और अगर इसके आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पे मैं हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करने वाली हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा फिनिश करेंगे। थैंक यू।